जफर अली शाह को अंदाजा न था कि बेनजीर भुट्टो इतनी जल्दी फैसला कर लेंगी और नामुमकिन बात इतनी आसानी से तय हो जाएगी। शायद ये ज़हीन लोग की खूबी होती है कि उन्हें जल्दी किसी बात पर कायल किया जा सकता है अगर बात में वजन हो। ज़हीन इंसान की कमजोरी दलील होती है। जो ही किसी दलील ने कायल किया तो वो फौरन फैसला ले लेते हैं। यही बेनजीर भुट्टो ने किया। जो ही जफर अली शाह की बातों में इन्हें वजन महसूस हुआ तो इन्होंने फैसला करने में देर नहीं की। अपना फायदा नुकसान कैलकुलेट किया और फौरन उठकर अंदर आ गयी और अंदर से हाथ में चंद सतरें लिख कर ले आईं और कागज जफर अली शाह के हाथ में थमा दिया। अब जफर अली शेख इस कागज को पढ़ रहे थे। बेनजीर भुट्टो ने इस कागज पर एक तरह का मुश्तरका बयान लिखा जिसमें कहा गया था कि नवाज शरीफ के एलजी जफर अली शाह से उनकी मुलाकात हुई और अब वो नवाज शरीफ के साथ मिलकर पाकिस्तान में मुशर्रफ आमरीत के खिलाफ जमहूरियत की बहाली के लिए तैयार थी। ताहम इस बयान के आखिर पर भुट्टो ने नवाज शरीफ के हवाले से एक लाइन लिखी थी जो ज्यादा सख्त थी। वो शायद चाह रही थी कि उनके पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी के फॉलोअर्स ये न समझें कि मोहतरमा ने नवाज शरीफ के साथ हाथ मिला लिया, जिसकी वजह से खुद बेनजीर भुट्टो जिला वतन हुई, जरदारी जेल गए और पार्टी का बुरा हाल हो गया। जफर अली शाह ने वो सख्त सतर पढ़कर सर ऊपर उठाया और मोहतरमा को कहा, जब आपने इतना बड़ा दिल करके नवाज शरीफ के माजी को भूलकर उनके साथ सियासी तौर पर चलने का फैसला कर लिया है तो फिर इस आखिरी लाइन से क्या हासिल होगा। अगर आप साथ दे रही हैं तो फिर खुलकर साथ दें। इस लाइन से इस सियासी तहरीक और इत्तेहाद का सारा मकसद नाकाम होगा। दोनों पार्टियों के हामी भी करीब नहीं आ सकेंगे। बेनजीर भुट्टो ने कुछ सोचती नजरों से जफर अली शाह को देखा और उनके हाथ से कागज लेकर वो लाइन काट दी जिस पर जफर अली शाह को एतराज था। वो कागज लेकर बेनजीर भुट्टो ने जफर अली शाह को कहा, चलें आपके साथ फोटो लेते हैं। बेनजीर भुट्टो ने जफर अली शाह और अमीन फहीम खड़े हुए और इसी वक्त कैमरा क्लिक हुआ। बेनजीर भुट्टो तस्वीर के बाद वो कागज पकड़े अंदर गईं, अपने कंप्यूटर पर बैठकर कुछ लिखा और किसी को मेल भेज दी। जफर अली शाह भी वहीं बेनजीर भुट्टो के साथ बैठे थे कि धड़ाधड़ खबरें आना शुरू हो गईं कि बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ ने मुशर्रफ के खिलाफ सियासी इत्तेहाद बनाने का फैसला कर लिया। जफर अली शाह को समझ न आई कि ये सब कुछ इतनी जल्दी कैसे हो गया कि वो अभी बेनजीर भुट्टो से बातें कर रहे थे कि इत्तेहाद की खबरें पूरी दुनिया में फैल गईं। जफर अली शाह की बेनजीर से कामयाब मुलाकात के बाद पाकिस्तान में भी एक हलचल मचा दी। कोई यकीन नहीं कर सकता था कि नवाज शरीफ और बेनजीर भुट्टो एक दूसरे से हाथ मिला सकते हैं। परवेज मुशर्रफ कैंप में यह खबर एक बम शेल बनकर गिरी कि अब तक मुशर्रफ का सारा फोकस नवाज शरीफ पर था कि कैसे इन्हें दहशतगर्दी की अदालत से सजा दिलवाकर अपना मुकदमा पक्का करना है। और इसी सिलसिले में इन्होंने नैब के चेयरमैन जनरल अमजद के जिम्मे लगा रखा था कि वो दुनिया भर से शरीफ खानदान के खिलाफ सबूत इकट्ठे करें कि उनकी जायदादें और पैसे कहाँ कहाँ हैं। जनरल अमजद को समझ नहीं आ रही थी कि बैरून मुल्क से वो कैसे इन जायदादों का सुराख लगाएं। ताहम नैब के कुछ अफसरान ने उनका ये मसला उस वक्त हल कर दिया जब इन्हें बताया गया कि उससे पहले नवाज शरीफ दौर में एहतसाब सेल के चेयरमैन सैफुर रहमान कामयाबी से ये आलमी ऑपरेशन कर चुके। सैफुर रहमान ने लंदन और जिनीवा में ऐसी लीगल फर्मों और वकीलों को 30 करोड़ रुपए की अदायगियां की थीं, जिन्होंने बेनजीर भुट्टो और आसिफ अली जरदारी के खिलाफ तमाम दस्तावेजी सबूत ढूंढ निकाले थे। बेनजीर भुट्टो और जरदारी की जायदादों के कागजात एहतसाब सेल ने हासिल करके इन्हें जिनीवा में मुतलका लीगल फर्मों और अदालतों में जमा भी करवाए हुए थे। जरदारी और बेनजीर भुट्टो के खिलाफ दस्तावेजी सबूत इकट्ठे करने के लिए जिनीवा की एक फर्म को 19 लाख डॉलर तो एक बरतानवी फर्म को 12 लाख डॉलर अदा किए गए। यूं जनरल अमजद को भी राह दिखाई गई कि वो सैफुर रहमान के नक्शे कदम पर चलते हुए आलमी लीगल फर्में और आलमी जासूस हायर करें जिन्हें नैब अदायगी करेगा और वो पाकिस्तान को नवाज शरीफ की जायदादें और सबूत इकट्ठे करके दें। यूं जिस तरह बेनजीर भुट्टो और जरदारी के खिलाफ सैफुर रहमान ने दुनिया भर से सबूत इकट्ठे किए और इन सबूतों की वजह से न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैरून मुल्क भी मुकदमे चलाए गए। नवाज शरीफ को भी घेरा जा सकता था ताकि पाकिस्तानियों को खसूसन और आलमी बरादरी को अमूमन बताया जा सके कि पाकिस्तान के दोनों सियासी वजीर आजम बहुत करप्ट हैं, जिन्होंने पाकिस्तान को लूटा और सारी दौलत पाकिस्तान से बाहर ले गए और इनकी वजह से ही पाकिस्तान की ये हालत हुई। बेनजीर और जरदारी की हद तक तो सबूत मौजूद थे और इन्हें नवाज शरीफ ने लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस मलक कयूम की मेहरबानी से सजाएं भी दिलवाई थीं। बाद में सैफुर रहमान और जस्टिस कयूम की बदनाम जुमाना टेप भी सामने आई थी जिसमें इंकशाफ हुआ था कि सजाएं किस तरह दिलवाई गयी, लेकिन अभी काम अधूरा था जब तक नवाज शरीफ के खिलाफ भी इसी तरह के सबूत नहीं मिलते और इन्हें भी पाकिस्तानी अदालत
अदालतों से करप्शन पर सजा नहीं मिलती, परवेज मुशर्रफ के मार्शल लॉ को पूरी अवामी ताईद हासिल नहीं हो सकती थी। तैयारा साजिश केस में भी लोगों को शकूक थे कि नवाज शरीफ को जानबूझकर अदालतों से सजा दिलवाई गई, वरना नवाज शरीफ का इस केस में मुकदमा नहीं बनता। सब यही समझ रहे थे कि मुकदमा अदालती से ज्यादा जाती और इंतकामी था। नवाज शरीफ ने 12 अक्टूबर 1999 को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल परवेज मुशर्रफ को बरतरफ करके उनकी जगह जनरल ख्वाजा जियाउद्दीन भट्ट को लगा दिया। रद्द अमल के तौर पर फौज ने नवाज शरीफ को वजीर आजम हाउस से गिरफ्तार कर लिया था और कराची की दहशतगर्दी की अदालत से सजा दिलवा कर अंदर कर दिया। लेकिन ये सब काफी नहीं था। जनरल मुशर्रफ बेचैन थे कि शरीफ खानदान को सख्त सजाएं दिलवानी हैं और इन्हें इस तरह करप्ट साबित करना है जैसे शरीफों के फ्रंटमैन सैफुर रहमान ने बेनजीर भुट्टो और जरदारी को किया था। अगरचे अदालत से नवाज शरीफ को 40 करोड़ रुपए जुर्माना आयद हो चुका था, जो बाद में नवाज शरीफ के सऊदी अरब जाने के बाद हमजा शहबाज ने किस्तों में नैब को जमा करवाया था। अब सवाल ये था, ये काम कौन करेगा? कहां से आएंगे वो आलमी जासूस जो नवाज शरीफ और दीगर करप्ट लोगों की जायदादें जनरल मुशर्रफ और जनरल अमजद को ढूंढ कर दें? एक दिन जनरल अमजद के पास नैब में एक आलमी जासूस लाया गया। इस जासूस का कहना था कि उनकी कंपनी ब्रॉडशीट दुनिया भर में पाकिस्तानी सियासतदानों की पाकिस्तान से लूटी की दौलत को ढूंढ कर देगी। जनरल अमजद खुशी से उछल पड़े कि काम तो हो गया। उन्होंने ब्रॉडशीट के आलमी जासूस को साथ बिठाया और मुआहदे पर बातचीत होने लगी कि कौन क्या करेगा और किसको क्या मिलेगा। जनरल अमजद को पता नहीं था कि ब्रॉडशीट कंपनी उनके साथ क्या खौफनाक खेल खेलने वाली थी। कंपनी के पीछे छुपे दो पाकिस्तानी चेहरे अपना नया खेल शुरू कर चुके थे और जनरल अमजद को पूरी तरह घेरा जा चुका था।